नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या विषय रहेंगे आज के, आइए सबसे पहले जल्दी से इस पर नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे सरसों में कीट और रोग प्रबंधन के बारे में, और इसके साथ ही जानकारी दी जाएगी कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप हमें सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी ईमेल आईडी, इस पर भी अपना सवाल जो है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आपके लिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस एल मीणा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मीणा। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्वेताब सिंह जी। आप कृषि अभियंता हैं, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान पुणे मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर श्वेताब। तो जैसा मैं आज आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे सरसों में कीट और रोग प्रबंधन को लेकर। जो फसल है वो खेत में हमारी है, और ऐसे में कभी कभी हम देखते हैं जो किसानों के सामने समस्या आती है वो कीट को लेकर, रोग को लेकर। कैसे हमारी जो फसल है वो अच्छी रह सकती है, गुणवत्ता उसकी अच्छी रह सकती है। और अभी का जो समय है डॉक्टर मीणा, उसमें जब हम बात करते हैं रोग या कीट की, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिनका सामना किसानों को करना पड़ सकता है? मुकुल जी, देखिए ये महीना फरवरी का है और इस समय दो तरह की फसलें नजर आएंगी आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, सरसों थोड़ी पहले बो दी जाती है जी, और कुछ किसान भाई इसको लेट बोते हैं। जिन्होंने अक्टूबर में अगर फसल बोई है तो उनकी फसल इस समय फलिया मतलब अच्छी तरह से पक गई है जी, और लगभग वो कटाई के कगार पर आ चुकी है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने नवंबर में लगाई है, दिसंबर में लगाई है, उनकी फसलें अभी बहुत छोटी है जी। तो इस अवस्था में फूल भी आ रहे हैं कई जगह, तो इस समय कई रोग का भी इसमें प्रकोप हो सकता है और कई हानिकारक कीट वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो विशेष करके इस महीने में जो हानिकारक कीट जो होता है वो है एफिड। उसका महूब कीट बोलते हैं जी। ये जो एफिड जो होता है ये बिल्कुल भूरे और हरे रंग का होता है। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं और ये फसलों में अटैक करते हैं, और जो फलियां बनती हैं, पत्तियां जो टेंडरिंग लीव्स होती हैं, उनमें से ये रस चूसते हैं और उनको हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से ये डैमेज करते हैं। और इस समय कई रोग जैसे पाउडर मिल्ड्यू है, उसका भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ खास रोग हैं, कुछ खास कीट हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। चलिए विस्तार से इनके बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे, दर्शकों को बताएंगे कैसे अपनी फसल की न सिर्फ उन्हें निगरानी करनी है बल्कि इस तरह की समस्या है तो तब उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी लें। उससे पहले आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। खेत में लगी सरसों की फसल को भरपूर उपज मिले, इसके लिए जरूरी है कि फसल की रोगों और कीटों से रक्षा की जाए। सरसों फसल में पेंटेड बग का नुकसान 4 से 5 पत्तियों की अवस्था में ज्यादा रहता है। वयस्क कीट और उसका निम्फ पौधे के तने व पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्ते सफेद होकर पौधा मुरझाकर गिर जाता है। इस कीट का प्रकोप होने पर 2% मिथाइल पैराथियान या 5% मैलाथियान 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। माहू या चेपा से रोकथाम के लिए जब कीट का प्रकोप प्रति पौधा हो जाए तो मैलाथियान 50 EC 1250 मिलीलीटर को प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं रोगों की बात करें तो सरसों की फसल में झुलसा या सफेद गेरुई रोग पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफूंद की वृद्धि दिखाई देता है। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनेब या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से 500 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव जरूर करें। वहीं असिंचित क्षेत्रों में ये समय फसल कटाई का है, इसीलिए समय रहते किसान फसल काट ले।
तो जाना आपने कैसे आपकी जो सरसों की फसल है वो बच सकती है कीटों से भी, साथ ही जो रोग अगर प्रकोप होता है तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर श्वेताब का भी। डॉक्टर श्वेताब, जानना चाहेंगे आपसे, अगर कृषि मशीनरी की हम बात करते हैं तो आज के समय में एक महत्वपूर्ण योगदान हमें नजर आता है कृषि के क्षेत्र में। और जब जिस दौर में अमृतकाल की अगर हम बात करें तो बात हम कर रहे हैं कैसे जो हमारी कृषि है वो आत्मनिर्भर हो सकती है। उस आत्मनिर्भरता के लिए मशीनरी की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? हेलो डॉक्टर श्वेताब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी सर, नमस्कार। जी श्वेताब जी। सर आवाज आ रही है? जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे, अभी का जो समय चल रहा है आत्मनिर्भर कृषि की, आज के समय में हम बात करते हैं, उस आत्मनिर्भरता के लिए मशीनरी का क्या योगदान आपको नजर आता है? कृषि मशीनरी का आज के समय में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आज के समय में कृषि मशीनरी का बहुत योगदान है। दिन प्रतिदिन हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसमें कृषि मशीनरियों का बहुत योगदान है। यदि हमें उतना उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि मशीनरियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से मशीनरियों का इस्तेमाल हो रहा है, किसान भाइयों को उनके विषय में जानकारी नहीं होती है जी। कि उन मशीनरियों का प्रचालन, समायोजन, रख रखाव कैसे करना है। तो इसके लिए उनको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। आज के समय में जो किसान भाई हैं, आज के समय में ट्रैक्टर हर जगह मिलेगा, हार्वेस्टर हर जगह मिलेगा, लेकिन कुशल प्रचालक उनको कहीं नहीं मिलते हैं। तो कृषि के योगदान में जितना इनपुट हम मान सकते हैं कि अदर चीजों का है, उतना मशीनरियों का भी बहुत है जी। इसलिए कृषि के लिए मशीनों का योगदान तो बहुत है और निश्चित तौर पे मशीनों का अच्छे तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल, प्रशिक्षण जो है इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो हमारे किसान जान सकें, और उसके लिए जरूरी कि सही जानकारी आपके पास हो। उस बारे में और जानकारी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी आज आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। कृषि यंत्रों ने आधुनिक खेती को काफी सरल बना दिया है। किसान अब आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से खेती को सहज और मुनाफे वाली बनाते जा रहे हैं। लेकिन इन यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने और इनके उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है इनके बारे में सटीक जानकारी होना। देश में ऐसे 4 मुख्य संस्थान हैं जो किसानों व युवाओं को कृषि मशीनरी प्रशिक्षण देते हैं, जहां इन्हें उपयोग करने से लेकर रिपेयर करने तक की जानकारी दी जाती है। मध्य प्रदेश के बुदनी में 1955 में स्थापित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें 3 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जिसमें ट्रैक्टर, टीलेज मशीनों, कृषि के विभिन्न आधुनिक उपकरणों, भूमि सुधार के साधनों, सिंचाई की आधुनिक तकनीकों, पौधे की सुरक्षा के उपकरणों, गहाई, खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक साधनों की जानकारी के साथ उनके इस्तेमाल करने के तरीके, रख रखाव, मरम्मत और प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। इसके लिए इच्छुक किसान को चाहिए कि वो संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन हेतु पात्रता इत्यादि की जानकारी लेकर अप्लाई करे। इस तरह से प्रशिक्षित किसान मशीनों का बेहतर इस्तेमाल कर खेती को आसान बना सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारी मशीनरी है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र में हम करते हैं, अलग अलग उपकरण हैं, उनका जो इस्तेमाल है कैसे उसको सरल बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण जो है उसका किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हम जो देते हैं, लगातार अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं या फिर हमारे केवीके की बात की जाए, और भी तमाम संस्थान हैं। और इस बारे में आपको बता दें और ज़्यादा जानकारी हमारे विशेषज्ञ देंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। सर मैं जी सरसों के नमस्कार। बारे में जानना चाह रहा था कि सरसों पक गई है, मतलब दाने पड़ गए हैं लेकिन अभी पकी नहीं है और माहों का प्रकोप है, तो क्या इससे कोई नुकसान है और दवा डालनी चाहिए? क्योंकि दाने तो पूरी तरह से पड़ चुके हैं लेकिन अभी पकी नहीं है, जी। तो माहों बढ़ रही है धीरे धीरे करके, तो कोई दवा का प्रयोग करें या फिर कुछ दिनों बाद हम कटाई कर लेंगे? बिल्कुल, एफिड का प्रकोप बढ़ रहा है डॉक्टर मीना, और बहुत पकने बढ़िया, की बहुत अवस्था में बढ़िया। है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और किसान भाई ये भी समझ रहा है कि फसल पक गई है, जी। दाने पक गए हैं,
तो क्या माहू का उस पर प्रकोप नजर आता है? बिल्कुल आपने सही सोचा है कि इस समय, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे देश में हर समय अलग अलग टाइम पे सरसों बोई जाती है। इसकी बुआई अक्टूबर से शुरू हो जाती है और नवंबर दिसंबर तक चलती है। और आजकल तो तरह तरह की किस्में आ गई हैं, कुछ तो अक्टूबर में बोने वाली है, कुछ नवंबर में, कुछ दिसंबर में। तो यूं करके इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर में सरसों बोई होगी, डेफिनेटली उनकी सरसों इस समय पककर तैयार हो गई है। और इस समय डेफिनेटली, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है इसमें माहू का प्रकोप होता ही है, लेकिन नुकसान उन फसलों को ज्यादा है जिनकी बुआई नवंबर के महीने में हुई है। तो अगर उनका जो फलियां है डेवलपिंग स्टेज में है और फलियां बन रही हैं या मतलब नए नए फूल आ रहे हैं, तो वहां पे एक्चुअली माहू का अगर अटैक होता है तो डेफिनेटली वहां उन किसान भाई को उनकी फसलों में नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन जो किसान भाई मुझे बता रहे हैं कि उनकी फसल काफी पक चुकी है और लगभग दाने पक गए हैं, मोटे हो गए हैं, तो इस समय आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आपकी फसल को इस समय माहू कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपको आपकी फसल की जो फलियां हैं उनकी जो कवर होता है वो टाइट हो गया है, तो इस समय वो रस भी नहीं चूस पाएंगे और ना ही आपका जो तना है फसलों का उसमें कोई रस चूस पाएंगे, क्योंकि अभी वो फसल की जो अवस्था है वो आगे निकल चुकी है। तो ये क्या है कि अर्ली स्टेज में जब फलियां बनती हैं, फूल आते हैं और उस समय पत्तियां नई नई होती है, तो उस समय ये रस चूसते हैं, लेकिन इस समय रस उनको मिलेगा नहीं और माहू का जो प्रकोप आपके खेत में है वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कोई भी रसायन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जी। और कुछ समय बाद 5 से 10 दिन बाद आप उसकी कटाई कर सकते हैं बिना नुकसान। यानी देखिए, घबराने की बात नहीं है और ये बेहद ज़रूरी कि कभी कभी हमारे जो किसान हैं अगर सवाल नहीं पूछते हैं या उनको लगता है कि ऐसे में क्या किया जाए और कहीं आप कीटनाशी का छिड़काव ना कर दें, सीधा असर कहीं ना कहीं गुणवत्ता और उत्पादन पर इसका पड़ता है। तो जो बेहतर परिस्थिति आपके सामने है, हर एक स्थिति में आप पहले देखें क्या स्थिति है आपकी फसल की और उसके बाद ही आप किसी भी निष्कर्ष पर जाएं। और ये बेहतर यही कि आपके जो निकटतम कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप एक बार सलाह ले सकते हैं। यहाँ डॉक्टर शिताब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में भी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताया कि अलग अलग जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो लगातार चलाए जाते हैं। अगर हम कहें कि किस तरीके से जो कृषि मशीनरी का सरल इस्तेमाल है उसको जानने के लिए किस तरीके से अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो जुड़ सकें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है मशीनरी की हासिल कर सकें। सर, हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम है और उसको हम अखबारों के माध्यम से पूरे अलग अलग प्रदेशों में हम अपने कार्यक्रम का प्रचार करते हैं ताकि वो यहाँ पे आए। और इसके अलावा हम अलग अलग जगह पे जाके भी मेलों में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले। अपने संस्थान में फोन के माध्यम से भी उनको हम जानकारी देते हैं ताकि वो यहाँ से जुड़ सकें जी। और वेबसाइट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, लोकल पत्रकारों के माध्यम से, दूरदर्शन जो मध्य प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम चलता है डीडी कृषि दर्शन, उसके माध्यम से भी हम अपने ट्रेनिंग पाठ्यक्रम को लोगों तक फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग यहाँ पे जुड़े और कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल, और हेलो किसान भी एक ऐसा ही माध्यम जिसके जरिए हम लगातार किसानों को जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि एक साधारण किसान जो है, रोटोवेटर है, सुपर 30 थ्रेसर है, किस पिलाऊ है और हमारा धान थ्रेसर है, चारा कटर मशीन है, हमारा सुपर सीटर है, रीपर है जी, लेवलर है, कल्टीवेटर है। इसके अलावा हमें कौन और यंत्र रखने की जरूरत है? दूसरी चीज, इन यंत्रों का रख रखाव सावधानी, जैसे हमारे इनमें जैसे टायर जो लगे हैं, टायर अगर उन्होंने पूरा कर लिया तो हमें किसी समय बदलना चाहिए और बहुत सारी जिससे कोई दुर्घटना न हो पाए, जिससे भी हमें ध्यान दें, किस प्रकार से हम ध्यान दें। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर श्वेताब क्या जानकारी देना चाहेंगे? नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रमुख यंत्र जिनकी आवश्यकता हर एक किसान को क्या हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जो कृषि उपकरण है, यंत्र है, वो काफी महंगे भी आते हैं और सरकार का प्रयास यही रहा है कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स के जरिए जो किसान है उसका इस्तेमाल भी कर सके। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कस्टम हायरिंग सेंटर या कृषि मशीनरी हब। ये हर जगह बहुत योजना पूरे राज्यों में चल रही है और हमारे विभाग की एक योजना हो रहा है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन पे, इंस्टीट्यूट मशीनरी पे।
तो उसमें भी वो जुड़ सकते हैं और अनुदान ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो कृषि मशीनरी है बहुत कॉस्टली है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर की जो स्कीम है पूरे भारतवर्ष में संचालित है और इसके माध्यम से उनको अनुदान मिलता है, 50% की राशि का अनुदान मिलता है और वो अपना या तो कस्टम हायरिंग सेंटर डाल सकते हैं या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनें किराए पे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट जी, काफी सराहनीय प्रयास सरकार की तरफ से लगातार देखिए चल रहा है। जी, सरकार की तरफ से कस्टम हायरिंग की जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। यहाँ पे मशीनें किराए पे उपलब्ध हैं और यदि कोई मशीन नहीं खरीद पा रहा है तो कस्टम हायरिंग सेंटर की मदद से ये हर जिले में कम से कम, जैसे मध्य प्रदेश में तो हम देख रहे हैं कि हर जिले में 5 से 6 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पे फसल जो बीज बुआई से लेके फसल कटाई तक की सभी मशीनें, उन्नत मशीनें उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कि जो किसान हैं उनको आवश्यकता ये नहीं कि आप उसको खरीद कर ही लाएं, जो आप कस्टम हायरिंग सेंटर से वहां से भी ला सकते हैं और अपना जो आपकी इस्तेमाल उसको करके फिर वापस वहां उसको दे भी सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? विवेकानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें, इससे आसानी होगी आपका सवाल हमें सुनने में। जी 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 जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, सवाल मेरा है, जो मेरे सरसों में फली आ गया है, फूल पूरे झड़ गए हैं जी, उसमें जो है सो अभी कुछ में देखे हैं जो महू कीट लगा है और कुछ का फली जो है सो ऊपर की तरफ से सूख रहा है, मतलब फली पूरा हरा है। जी चलिए, ऊपर की तरफ से फलियां हरी है या थोड़ी सी मतलब भूरी हो गई हैं? हरी बता रहे हैं अभी तक तो ये। अच्छा, फली हरी हो रही है डेफिनेटली। देखिए बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि इनकी जो फसल है वो अभी पककर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ कुछ फलियां बन रही हैं जी और फूल अभी अभी झड़े हैं। तो कुछ फलियां फूल झड़ने के बाद फिर फलियां बनती हैं, तो उस समय फलियां बनती है, अगर उस समय एफिड अगर आ जाता है जी, तो माहू का प्रकोप जब आ जाता है तो हमारी जो फलियां होती हैं उनमें से वो रस चूस सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इनकी जो फसल में महू का जो कीट है वो इस समय नुकसान पहुंचा रहा है, श्योर पहुंचा रहा है, क्योंकि अभी अभी फूल जड़ा है, अभी तो इनकी फलियां बनना है, फलियों में दाने बहुत छोटे हैं और कच्ची फलियां हैं, उनकी जो उनका जो छिलका होता है फलियों का वो भी नरम होता है। तो इस समय जो छोटा जो सूक्ष्म जो कीट है वो बिल्कुल इसमें अटैक कर रहा है और फलियों में से दानों में से रस चूस रहा है, तो ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए किसान भाई को करना ये होगा कि अगर आपकी फसल अभी अभी मतलब बहुत टाइम लेगी पकने में और आपको लगता है कि महू का प्रकोप हो गया, अगर ज्यादा प्रकोप हो गया तो आप रासायनिक का इस्तेमाल करें। अदरवाइज क्या होता है, जो महू जो कीट होता है वो पहले क्या है कि 1-2 पेड़ों में आता है, उसके बाद फिर पूरे खेत में फैलता है, पैचेज में फैलता है पहले। अगर जैसे 2-4-5 पौधों में ही अगर आया है तो आप उन पौधों के हिस्सों को निकाल सकते हैं, और या फिर पैच में आया है तो उस पैच में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी उसको फैलने से हमें बचाना होगा इस स्थिति में, जिससे हमारी जो फसल बचाना होता है उसके लिए सुरक्षित रह सके। मैं आपको बताऊं उसके लिए रासायनिक और भी जानकारी डॉक्टर मीना आपसे हम यहाँ लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आप बताएंगे और कैसे आपकी जो फसल की गुणवत्ता है वो रह सकती है और बेहतर आप उसको बना सकते हैं रोग कीटों से बचाकर। साथ ही अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर भी। फिलहाल हमें और एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे आपकी जो सरसों की फसल है उसको आप अलग अलग कीट और रोगों से बचा सकते हैं, और इसके साथ ही कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण कितना जरूरी है, कहां से आपको मिल सकता है और कितना फायदा इसका आप कृषि के क्षेत्र में ले सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल हमारे साथ पूछ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ लालदेव जी जुड़े हैं फोन लाइन पर गया बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ बोला जाए सर। जी शर्मा गया बिहार से। मैं कंपाउंडर रेपर के संबंध में पूछना चाह रहा हूँ सर कि वो मुझे उपलब्ध होगा तो कहाँ से होगा? कंबाइन रिपर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी बिहार। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर श्वेताब हमारे साथ लालदेव शर्मा जी जुड़े हैं गया बिहार से, और ये जानना चाह रहे हैं कंबाइन रिपर जो है अगर इन्हें कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, कस्टम हायरिंग सेंटर का जिनका आपने जैसे जिक्र किया था। क्या एक बार सवाल फिर से रिपीट करेंगे सर? जी, ये कंबाइन रिपर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? कंबाइन रिपर ये कस्टम हायरिंग सेंटर में उपलब्ध है। सभी कस्टम हायरिंग सेंटर इसमें या तो वो खुद डायरेक्ट कृषि विभाग के माध्यम से खरीद सकते हैं। राज्य सरकार पे इस पे योजना चलाई जा रही है। एकीकृत यंत्र पे भी वो उनको सब्सिडी अनुदान मिल सकता है। दूसरी बात, यदि वो अपना खुद का कंबाइन या रीपर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते जी, और कस्टम हायरिंग सेंटर में भी ये उपलब्ध है। जी जी चलिए बिल्कुल। तो देखिए आपके पास माध्यम है कस्टम हायरिंग सेंटर का, आप वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। और ईमेल के जरिए भी हमारे पास जो सवाल हैं वो अब यहाँ आ रहे हैं। अंकुर सहाय हैं, इनका सवाल हमारे पास आया। डॉक्टर मीणा, ये जानना चाह रहे हैं कि सरसों में जो माहो कीट आता है इसका क्या, किस वजह से इसका प्रकोप एकदम से बढ़ जाता है और कैसे इससे बचाव किया जाए फसल का? देखिए मुकुल जी, जनवरी फरवरी का महीना ऐसा होता है जब तापक्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका मौसम वातावरण का जी। तो जैसे जैसे सर्दियां जाती हैं और थोड़ा सा गर्मी का सा टाइम आता है तो ये माहो कीट एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और ये हरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, और जैसे थोड़ी सी गर्म हवा चलेगी तो ये बिल्कुल एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्या है कि जो हमारी फसल है वो जो डेवलपिंग स्टेज होती है, जैसे उसमें पत्तियां नई हैं, फलियां बन रही हैं, फूल आ रहे हैं, तो उस समय ये अटैक करता है तो हमारी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचता है जी। तो ये जो एफिड का जो अटैक है, आपने देखा होगा कि इस समय कभी हम लोग बाहर भी जाते हैं, स्कूटर लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तो कभी कभी हमारे आंखों में भी ये आ जाते हैं। तो ये कई बार दुर्घटना का भी कारण बन जाते हैं। तो इस समय ये बिल्कुल फरवरी का जो महीना होता है ये बिल्कुल इनके लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है, तभी एक्टिवेट होते हैं। और ये जनरली क्या करते हैं, जो पत्तियां हैं या आपका जो टेंडरिंग जो स्टेम होता है या जो फूल होता है, तो उसमें ये रस चूसते हैं उसका। और रस चूसने से क्या है कि वो जो ग्रोथ होती है पौधों की वो रुक जाती है, उसकी बढ़वार नहीं होती है। तो अगर ज्यादा अटैक हो चुका है तो आप इसमें एक रसायन इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमेथोएट जी, जिसकी मात्रा होती है 0.3% के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर एक घोल में अगर समाप्त हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा घोल भी हम 15 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो इस समय इसका अटैक भी देखने को मिलता है। जी, हमारे साथ फिलहाल आनंद जी जुड़े हैं फोन लाइन पर गोंडा उत्तर प्रदेश से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार आनंद जी, हम जानना चाहते हैं कि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या और कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर श्वेताब, आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे कृषि मशीनरी प्रशिक्षण का जो लाभ है वो मिल सकता है। और साथ ही ईमेल के जरिए भी हमारे पास एक सवाल आया है हरदेव सिंह जी का पंजाब से, वो भी यही जानना चाह रहे हैं कि जो प्रमुख हमारे मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ कैसे वो पहुंच सकते हैं और कैसे प्रशिक्षण ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कृषि मशीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिनको भी जुड़ना है तो वो या तो हमें डायरेक्ट कृषि विभाग के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं कि उन्हें क्या प्रशिक्षण चाहिए जी। हमारा क्या है, साल भर का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण हैं और उनकी जरूरत के आधार पर कौन सा प्रशिक्षण बैठता है वो हम उनको देते हैं। यदि हमारे जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, यदि वो प्रशिक्षण करना है तो वो भी उपलब्ध है। यदि उनकी आवश्यकता पे कोई आधारित पाठ्यक्रम है, यदि उनको जो उनकी आवश्यकता पे है, यदि वो प्रशिक्षण चाहिए तो वो भी हम देते हैं। मान लीजिए जी,
डॉक्टर शताब, अपनी अगर आप वेबसाइट बताना चाहें जिसपे ये सारी जानकारी हमारे किसानों को मिल सके, कब कौन सा प्रशिक्षण है जहां से वो ले सकते हैं? जी जी, हमारा जो सेंटर है केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हमने अपने वेबसाइट पे अपना एक ट्रेनिंग कैलेंडर बना के पूरा अपलोड किया हुआ है। साल भर का पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है। कोई 4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कोई 2 सप्ताह का है, कोई 1 सप्ताह का है, कोई 3 सप्ताह का है। तो अलग अलग पाठ्यक्रम पे प्रशिक्षण हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी जी, और दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ हम उनको 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वजीफा भी मिलता है। जी, साथ साथ में संस्थान पे आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का किराया भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। रहने के लिए छात्रावास भी निःशुल्क है, उपलब्ध है सर। चलिए, बिल्कुल। और देखिए, जो वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं इसको भी आप नोट कर सकते हैं, fmtti.budni.gov.in पर आप जा सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सुल्तान जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सुल्तान जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? जी सुल्तान जी, आवाज मिल रही है हमें? हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ जी, रोटावेटर की सब्सिडी के बारे में जी, मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। रोटावेटर की सब्सिडी के बारे में जी। रोटावेटर के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर श्वेताब सुल्तान मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत हरियाणा से, और रोटावेटर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, किस तरीके से इसका जानकारी? रोटावेटर एक ट्रैक्टर चलित उपकरण है जिसके माध्यम से मिट्टी को भुरभुरा किया जा सकता है। यदि किसी को अपना खेत तैयार करना है, यदि मिट्टी जो खेत में जुताई के बाद यदि उसको तैयार करना है, तो डायरेक्ट रोटावेटर के माध्यम से जो ट्रैक्टर चलित एक उपकरण है उसको भुरभुरा किया जा सकता है और अच्छे से खेत को तैयार किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से काफी सरल हो जाता है जो हमारे किसान मशीन का इस्तेमाल करते हैं। के माध्यम से ये है कि कई जगह पे यदि मॉइस्चर उपलब्ध है जी, तो ये आसानी से मिट्टी को इतना भुरभुरा कर देता है कि एक ही बार में। कई जगह तो ऐसा है कि प्राइमरी टिलेज का इस्तेमाल ना करके, कल्टीवेटर का इस्तेमाल ना करके सीधा रोटावेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ही बार में मिट्टी को काट कर और उसको एकदम अच्छे तरीके से भुरभुरा कर देता है। तो बहुत प्रकार से मतलब उसके बाद आप डायरेक्ट बीज की बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी बेहतर स्थिति, क्योंकि जब खेत बेहतर तरीके से हम तैयार कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर आगे जो फसल है वो भी अच्छी हमें मिल सकती है। साथ ही यहाँ लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो विनोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं जी विनोद जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं पावर मीटर के बारे में पता करना चाह रहा था जी। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, पावर मीटर के बारे में पता करना चाह रहा जी। पावर मीटर ट्रैक्टर होता है जी, छोटा पहाड़ों के मतलब के लिए जो चाहिए था जी मेरे को। जी चलिए, विनोद चंद जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर शताब, ये एक जो छोटा ट्रैक्टर होता है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहां से उसकी उपलब्धता हो सकती है? आई थिंक पावर टिलर। जी, पावर टिलर के बारे में। जी, ये पावर टिलर ऐसी जगह पे जहां पे मान लीजिए अंडुलेटिंग एरियाज है, मतलब जमीन जहां पे समतल नहीं होती, ऊंचाई वाले क्षेत्र है जी, ठीक है ना, और एरिया बहुत कम होता है, तो वहां पे हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, तो वहां पे हम पावर टिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉक बिहाइंड टाइप ट्रैक्टर इसको बोलते हैं। तो इस पे भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने संस्थान में चलाते हैं। इसको कैसे चलाना है, इसका रखरखाव कैसे करना है, इसकी मरम्मत कैसे होगी, इसके साथ कैसे इक्विपमेंट को जोड़ना है, इसका भी पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे संस्थान में उपलब्ध है और उस पर हम ट्रेनिंग देते हैं। जी डॉक्टर श्वेताब, क्या इस पर भी, इस तरह के जो उपकरण है उन पर भी कोई अनुदान किसान को मिलता है आर्थिक मदद के तौर पे? पावर टिलर पे भी सब्सिडी देती है सरकार, और अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में इस पे सब्सिडी उपलब्ध है। जी बिल्कुल। देखिए उत्तराखंड से जुड़े थे, पहाड़ी राज्य से। कृषि विभाग के माध्यम से यदि संपर्क करते हैं तो उनको पावर टिलर पे सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल
जी बिल्कुल, तो ये बेहद ज़रूरी कि आपका जो कृषि विभाग है वहाँ आपके ज़िले में जो है आप वहाँ जाएं, एक बार उनसे और संपर्क करें तो जो तमाम जो सुविधाएं आपको मिलनी है, आर्थिक मदद की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपको ये मिल सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना आपसे हम जानना चाह रहे थे, अब तक कीट की हमने बात की, लेकिन कई तरह के और भी रोग या बीमारी हैं उनका भी असर हम देखते हैं जो हमारी फिलहाल की अवस्था चल रही है फसल की, उनसे कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हानिकारक कीट तो लगते ही हैं, साथ साथ क्या है कि कई रोग ऐसे होते हैं जो हमारी सरसों की फसल में लगते हैं। उसमें हमारा एक ये तो जो पाउडरी मिल्ड्यू हम उसको बोलते हैं, सफेद रतुआ, तो उसका बड़ा प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो पत्तियां होती हैं उनके निचले हिस्से में सफेद पाउडर बन जाता है और ये फंगस से होता है। तो ये जनरली जब हमारी फसल का जो फ्लोरिंग स्टेज होता है, यानी कि जब फूल आने शुरू होते हैं जी, तब ये रोग देखने को मिलता है। कभी कभी फलियां आने के बाद भी ये रोग लगता है, लेकिन जब फलियां पक रही होती हैं, जब फलियां बनती हैं तो ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। जब फूल आते हैं और फलियां बनती हैं तो उस समय अगर ये रोग आता है तो हमारी फसल को ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन फलियां बन जाती हैं, उसके बाद अगर पत्तियां थोड़ी सी सफेद होती है, गिरती भी है, तो उसका ज्यादा असर पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपकी फसल अभी पुष्पन अवस्था में है और फलियां बनना शुरू है तो उस समय अगर ये रोग लगता है तो आपकी फसल को हानि ज्यादा पहुंचती है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास कई तरह की ये फफूंदीनाशक दवाई होती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी फसल को सुरक्षित रखना है तो कोई भी फसल हो उसमें सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, यानी कि बीज का उपचार जरूर करें। तो बीज उपचार करने से क्या है कि जो रोग है ना वो नहीं लगेंगे आपके, और रोग का प्रॉब्लम क्या है कि रोग अगर बाद में लगते हैं तो उसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी एक मूल मंत्र यही है कि जब भी आप फसल, कोई भी फसल हो, उसमें बीज उपचार जरूर करें, जिससे आने वाले समय में ना फिर चाहे मृदा जनित रोग हो या दूसरे रोग हैं, उनसे आपकी फसल का बचाव हो सके। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको जाने से पहले बता दें आप अपने सवाल जो है ईमेल के जरिए भी हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं सरसों की फसल को कैसे आप रोग या कीटों से बचा सकते हैं, और कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण कहाँ आपको मिल सकता है, कितना महत्वपूर्ण है ये, और उसका क्या फायदा आपको कृषि के क्षेत्र में मिल सकता है। लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अपना जो सवाल है हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल के जरिए आप तुरंत हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन कॉल के जरिए सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
हेलो। हेलो जी सुरेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, हम तो बगीचा आम लगाए जी। और उस मंजर तो दे रहा है जी। जी आम के बगीचे जी, क्या समस्या आप बता रहे हैं? संपर्क फिलहाल सुरेंद्र जी के साथ हमारा यहाँ टूट चुका है। देखिए, लगातार अलग अलग समस्याएं जो है उनका सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। और सरसों की फसल में अगर आपको लग रहा है किसी कीट या रोग का असर आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर श्वेताब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि अलग अलग जो कार्यक्रम है प्रशिक्षण के वो चलाए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कोई कोई जो उपकरण हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो ऐसे में क्या जो किसान उत्पादक संगठन है, FPO हैं, उनके जरिए भी हम मान सकते हैं कि और ज्यादा प्रसार हो रहा है मशीनरी का? जी सर, एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, जैसे आवाज नहीं आ रही है सही। जी श्वेताब जी, जानना चाह रहे हैं आपसे, जो हमारे FPO हैं, किसान उत्पादक संगठन हैं, उनके जरिए किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है मशीनरी को भी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर जो कस्टम हायरिंग सेंटर है ये 2014 से चलित है और सभी राज्यों में चलित है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और उनके माध्यम से जो मशीनें हैं किसानों को आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। जी जी, जैसे इस स्कीम जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, यहाँ आसानी से किसी भी कस्टम हायरिंग सेंटर पे 2 ट्रैक्टर या मिट्टी जुताई के यंत्र, फसल कटाई के यंत्र या बुआई के यंत्र, हार्वेस्टर है, ये सभी यंत्र वहां पे उपलब्ध है। रीपर है, थ्रेशर है, सभी यंत्र आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा इनमें जी श्वेताब जी, क्या आने वाले समय में या अभी जो ड्रोन तकनीक है वो भी वहां से हमारे किसानों को मिल सकती है? जी जी बिल्कुल। अभी क्या है, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी का इसमें बहुत जल्द प्रोविजन होने वाला है। अनुमानित 60 से 80% तक की ड्रोन पे सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि ये जो ड्रोन है ये बहुत ही कॉस्टली है, लगभग इसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए है। और हमारा संस्थान जो है इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। हम लगातार गांव-गांव जाके इस पे भी हम ड्रोन पे भी हम प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। जी बिल्कुल, बेहद जरूरी कि लगातार किसान देखिए किस तरीके से जो तकनीकी जानकारी है वो ले सकते हैं, और साथ साथ जो हमारे जब फसल प्रबंधन की हम बात करते हैं तो कैसे और लाभ मिल सकता है। और खासतौर से डॉक्टर मीना, अगर हम सरसों की जो फसल है, आपने कहा कि कुछ किसान जो पहले कर लेते हैं तो लगभग पकने की अवस्था में है, तो क्या ये भी जरूरी कि समय से हम उसकी जो कटाई है वो कर लें, जिससे इस तरह की समस्या से हम बच सकें? बिल्कुल, आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारी फसलों में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो फसल का बुआई का समय जी, और एक फसल का कटाई का समय जी। अगर किसान भाई ने सही टाइम पे फसल को बोई है और सही टाइम पे काटा है तो सबसे कम नुकसान उसको होता है जी, क्योंकि सही समय बोने का मतलब ये होता है कि उसकी कटाई भी सही समय पे होगी। जनरली क्या होता है ना, सरसों में अगर हम बुआई लेट करते हैं तो फिर बाद में जब फरवरी का महीना आता है तो उसमें फ्लोरिंग स्टार्ट होती है जी। तो उस समय ये महू का जो प्रकोप देखने को मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और दूसरे जो रोग हैं वो भी आएंगे, हानिकारक कीट और भी आएंगे। मैंने पहले बताया कि पेंटेड बग है वो शुरू में आती है और कुछ कटवर्म भी आते हैं शुरू में। लेकिन अगर आपने सरसों को अक्टूबर के महीने में बो दिया है तो सबसे कम इसमें हानिकारक कीट आएंगे और सबसे कम इसमें रोग लगेगा। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जैसे अभी किसान भाइयों ने जो पहले बोई है सरसों, तो वो उसमें फलियां पक गई है, कटाई का समय आ गया है। बिल्कुल किसान भाइयों को देखना होगा कि उनकी फसल की कटाई कब करनी चाहिए जी। तो इस समय अगर फसल आपकी पकने का मतलब ये होता है कि कैसे पता लगेगा कि आपकी फसल पक गई है। तो किसान भाइयों को वैसे तो आइडिया होता है, लेकिन कई नए किसान भाई होते हैं जिनको ज्यादा प्रशिक्षण नहीं होता है, तो वो देखेंगे उनकी फलियां ना कुछ लाल लाल, कुछ ब्राउन कलर की हो गई होंगी और ग्रीन कलर बिल्कुल खत्म हो गया होगा जी। तो उस समय आपकी जो फसल है वो बिल्कुल कटाई के लिए रेडी है। और जब आपका दाना थोड़ा सा टाइट हो जाता है, यानी कि अगर दाना आप निकालेंगे और वैसे मतलब पिचकता नहीं है, वो डायरेक्ट फूटता है, इसका मतलब आपकी फसल कटने के लिए तैयार है। और कटाई करके फसल को आप कम से कम 1 वीक के लिए वहीं छोड़ दें। इसलिए उनके उसमें धूप लगेगी। धूप लगने से क्या है कि आपकी जो फसल है उसमें जो मॉइस्चर बाहर का है वो सब निकल जाएगा जी। और इसको थ्रेशिंग करने में बहुत आसानी होगी। यानी देखिए जो नमी है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, इससे आगे आने वाले समय में समस्या ना हो। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका राजकुमार जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी?
चंदौली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, हम कोशिश करें इनका जो सवाल है वो हम तक पहुंच सके। हेलो, फिलहाल संपर्क हमारा राजकुमार जी के साथ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, और ईमेल के जरिए भी कई और जो सवाल हैं वो हमारे पास आए हुए हैं। इसमें डॉक्टर श्वेताब जानना चाहेंगे आपसे यहाँ धान की रोपाई की मशीन के बारे में। हमारे एक दर्शक हैं सतीश जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे धान की रोपाई की मशीन जो है वो मिल सकती है, किस तरह, कितना खर्चा आएगा, प्रशिक्षण जो है उनको कहाँ मिलेगा? धान रोपाई की मशीन जो है उसको बोलते हैं पेडी ट्रांसप्लांटर। ये इसका प्रशिक्षण हमारे संस्थान से वो ले सकते हैं, और इसका प्रशिक्षण हम देते हैं कि धान की रोपाई की मशीन की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए नर्सरी कैसे तैयार की जाएगी और वो मशीन कैसे काम करेगी, उसमें कितने प्रकार के संयोजन होते हैं, ये पूरी जानकारी हम देते हैं। और हमारे यहाँ इसका प्रशिक्षण उपलब्ध है, किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण है। और ये जो मशीन है, जैसे मान लीजिए क्यूबोटा कंपनी है, यदि उनकी मशीनें खरीदनी है तो वहां से भी ले सकते हैं। जिस अलग अलग निर्माता अलग अलग मशीनें बनाते हैं, धान की रोपाई की जो मशीनें हैं, तो कृषि विभाग के माध्यम से भी वो ले सकते हैं यदि अनुदान, इसमें भी अनुदान उपलब्ध है। क्योंकि यदि 6 रो राइस ट्रांसप्लांटर हम लेते हैं तो इसकी कीमत लगभग 11 से 12 लाख रुपए पड़ती है जी। यदि छोटी मशीन लेते हैं तो वो 2.5 से 3 लाख से 4 लाख रुपए की आती है। तो इसमें भी राज्य सरकार की जो योजना है उसमें अनुदान मिलता है। कस्टम हायरिंग सेंटर में भी ये कई जगह पे मशीनें उपलब्ध हैं। क्योंकि कीमत इसकी बहुत ज्यादा है। जो बड़ी मशीन है, मान लीजिए 6 कतार वाला यदि यंत्र लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग 12 से 13 लाख 14 लाख की पड़ती है। तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर में भी उपलब्ध है और वहां से भी ले सकते हैं। यदि खुद की मशीनें खरीदना है तो वो भी ले सकते हैं। वो बिल्कुल, यानी कई विकल्प जो हैं वो किसानों के पास उपलब्ध हैं। आप जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर है वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं या एफपीओ से जुड़े हुए किसान हैं तो आप इसको सीधे तौर पर खरीद भी सकते हैं। और ईमेल के जरिए एक और सवाल हमारे पास आया है, ये अनु जी का सवाल है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर मीणा ये जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने इस बार सरसों की बुआई की है, अगले वर्ष भी ये लगातार सरसों की बुआई करते हैं, लेकिन उसकी अधिकतम पैदावार जो है वो ले सके और उसमें तेल की जो प्रतिशत है वो भी अच्छी मिल सके। इसके लिए कोई नई किस्म है और जिसमें रोग लगने की संभावना भी कम हो, रोग रोधी वैरायटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज के समय में हमारे आईसीआर के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सरसों पे काम कर रहे हैं। भरतपुर तो सिर्फ सरसों का ही बना हुआ है, और हमारे IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी सरसों पे बहुत काम हो रहा है जी। और तरह तरह की वैरायटियाँ निकाले हुए हैं। पूसा मस्टर 25 है, 26 है, 28 है, 29 है, 31 है, जो कि डबल जीरो वाली भी है, सिंगल जीरो वाली भी है, और उनमें बहुत ही हद तक रोगों से लड़ने की क्षमता है और उनमें कीटों का अटैक भी कम होता है जी। तो और भी सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको। और रही बात आपका जो क्वालिटी, जो आपका जो ऑयल कंटेंट बढ़ाने की बात है, तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि एक तो हमारा जो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व जो होते हैं इस जमीन में जी, वो सिर्फ NPK नहीं होते हैं, उसमें और भी तत्व होते हैं। तो उनमें जो मेन रोल होता है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का भी होता है, जैसे कैल्शियम है, सल्फर है। सल्फर का डायरेक्ट लिंक होता है ऑयल कंटेंट से। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका भी आप ध्यान रखें। तो जो मृदा का स्वास्थ्य कार्ड है उसका उपयोग करके आप अपने जमीन में पूरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और सल्फर है कंटेंट, उसका बैलेंस बनाए रखें। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरेंद्र जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं जी, कि ऐसा कोई मशीन है जो जिसमें कि हम सरसों ऐसा महीन फसल से लेके और चना मक्का सब बो सकते हैं एक ही मशीन से, ऐसा कोई? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर श्वेताब, अमरिंदर जी लखीसराय बिहार से जानना चाह रहे हैं कि कोई इस तरह की मशीन है जिसमें ना सिर्फ सरसों की हम बात करें, चना या मक्का की अगर हमें बुआई करनी है, यानी अलग अलग फसलों की बुआई एक ही मशीन के जरिए हो सके? जी बिल्कुल, अभी आज के समय पे ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जिसमें थोड़ा सा संयोजन करके हम एक ही मशीन से, उसमें बहुत सारे मतलब ऐसी मशीनें उपलब्ध है अभी मार्केट में कि मान लीजिए आपको सरसों की बुवाई करनी है जी, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की प्लेटें आती हैं, उस प्लेटों को चेंज करके आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं, गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, मक्के की बुवाई कर सकते हैं, चने की बुवाई कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरर जो है वो रोटर देते हैं, आप रोटर चेंज करिए और आप किसी भी प्रकार की बीज की बुवाई कर सकते हैं, चाहे वो छोटा बीज हो या बड़ा बीज हो।
जी, तो बिल्कुल देखिए विकल्प हमारे पास यहाँ पर है और ये जरूरी कि आप उसका प्रशिक्षण जरूर लें। कोई भी मशीन का इस्तेमाल आप करें, कृषि उपकरण है आपके पास तो पहले उसकी ट्रेनिंग जो है वो जरूर लें, उसके बारे में जान लें, फिर उसका सही से इस्तेमाल करें। आगे भी आपको फिलहाल हम ये जानकारी देंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सरसों में किस तरीके से आप कीट और रोगों की रोकथाम कर सकते हैं और साथ ही जो कृषि मशीनी प्रशिक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे किसानों के लिए आज के समय की अगर बात की जाए। और खासतौर से डॉक्टर श्वेताब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक तरीके से बढ़ चढ़ कर जो किसान है उनकी भागीदारी भी नजर आती है मशीनरी की तरफ जब हम बात करते हैं। इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, पहले इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मदन लाल जी आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल पूछ सकते हैं आप मदन लाल जी अपना। ये पूछना चाहता हूँ जी, हमारे हरियाणा में ट्रैक्टर निकलने वाला है जी सब्सिडी में। आप जानना चाह रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में? ट्रैक्टर के बारे में पूछना है। ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेना आप चाह रहे हैं? ट्रैक्टर की जानकारी चाहिए इनको? जी डॉक्टर श्वेताब जी, ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर यदि उनको ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे संस्थान में इसका प्रशिक्षण उपलब्ध है। वो आ सकते हैं। ट्रैक्टर प्रचालन, ट्रैक्टर का रख रखाव, ट्रैक्टर की मरम्मत, इन सभी पे हम प्रशिक्षण देते हैं। 6 सप्ताह का इस पे प्रशिक्षण हमारे यहाँ उपलब्ध है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है और रहने के लिए छात्रावास भी निःशुल्क है। आप यहाँ आएंगे, आपको आने जाने का किराया 200 रुपए स्टाइफंड भी हम इसमें देते हैं। इसमें हम ट्रैक्टर का जैसे ट्रैक्टर पे चालन है, ट्रैक्टर के साथ कौन कौन सी मशीनरी लगाई जाती है, जोड़ी जाती है, उनको कैसे जोड़ना है, ये पूरा उसमें हम सिखाते हैं। और साथ ही साथ उस मशीनरियों का रख रखाव, ट्रैक्टर का बेसिक रख रखाव वो भी हम बताते हैं इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान। साथ ही साथ जी, जैसे उन्होंने पूछा कि कस्टम हायरिंग में भी ये ट्रैक्टर उपलब्ध है, यदि उनको खरीदना है या वहां से काम लेना है तो वो वहां से भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया धर्मेंद्र पवार जी का। डॉक्टर मीना ये जानना चाह रहे हैं कि 2 साल से चने की ये बुआई कर रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा और जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं। कब सूख जाते हैं पौधे? लास्ट में जी। देखिए लगातार अगर उसी खेत में कर रहे हैं तो वो भी अब बात ठीक नहीं है। हमें किसान भाइयों को हमेशा सलाह दी जाती है कि आप फसल को बदल के बोएं।
चना अगर लगातार एक ही खेत में बोएंगे तो उसमें कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जी। तो चने की जो बुआई, जो आप कह रहे हैं किसान भाई, कि उनका जो पैदावार वो कम हुआ है। और उसमें जनरली क्या होता है मुकुल जी, अगर एक खेत में अगर लगातार एक ही फसल करेंगे, विशेषकर चना की बात करता हूं मैं, तो उसमें एक उकठा रोग है जी, वो उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे इस साल अगर थोड़ा बहुत उसमें प्रकोप हुआ है तो अगली बार ज्यादा हो जाएगा। और उसमें कुछ कीड़े भी लग सकते हैं, जैसे टर्माइट है, जैसे आपका दीमक है, वो भी लग सकता है जी। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, यानी फसल चक्र जरूर अपनाएं, हाँ, दूसरी फसलें हैं उनका भी समावेश आप करें। और साथ ही जो हमारे किसान सरसों की फसल लेते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कुछ किसान उनका मानना होता है कि जो मधुमक्खी पालन है उसका बड़ा फायदा उनकी फसल में मिलता है, जबकि कुछ किसानों को कहना होता है कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। नहीं मुकुल जी, देखो जैसे जहाँ सरसों की खेती होती है वहां पे तो बिल्कुल एपीकल्चर होता ही है जी, मधुमक्खी पालन करना ही चाहिए। और कई किसान भाइयों को जो आप बोल रहे हैं डाउट होता है कि भाई हमारी फसल में से वो रस चूस के ले जाती है, वो नेक्टर ले जाती हैं, लेकिन नेक्टर का कोई लिंक नहीं है आपकी प्रोडक्शन से, कोई आपका सीड प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। वो तो फर्टिलाइजर होता है, नंबर ऑफ सीड बनते हैं, बाकी उसका जो पोषक तत्व है वो ऊपर जाएंगे और वो उसमें मिलेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों को ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फसल के पास अगर किसी ने एपीकल्चर लगा रखा है तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा। सरसों का उत्पादन से तो कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बिल्कुल डिफरेंट है। साथ ही डॉक्टर शिताब, जानना चाहेंगे आपसे यहाँ आखिर में भी किस तरीके से जो किसान है हमारे, उनका और रुझान जो है आपको लगता है कि अब बढ़ना चाहिए मशीनरी की तरफ? हेलो जी, श्वेताब जी, आवाज मिल रही है आपको? एक बार सर सवाल बताइए, आवाज कट रही है थोड़ा सा। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आपको लगता है जो किसान है उनका रुझान अब मशीनरी की तरफ और बढ़ना चाहिए? जी, रुझान तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो रुझान बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी की तरफ जागरूकता प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। और उनको दूसरी बात क्या है कि यदि मशीनें किसानों तक पहुंचे अच्छे तरीके से, वो उनका इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है सर जी। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान हमारे यहाँ पे आए। हम साल भर प्रशिक्षण देते हैं। यदि कोई किसान हमारे यहाँ नहीं पहुंच सकता है तो हम गांव-गांव जाके प्रशिक्षण दे रहे हैं, वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। जो महिलाएं हमारे यहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं उनके लिए भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव-गांव जाके चला रहे हैं, वहीं प्रशिक्षण देते हैं और वहीं उनका सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड कराते हैं और पूरी सुविधाएं, उन्हें यहाँ आने की दिक्कत भी नहीं होती है सर। चलिए, बिल्कुल, देखिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसा आपने आपको बताया कि जो वेबसाइट है संस्थान की fmtti.budni.gov.in, इस पर भी जाकर आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर शिताब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, धन्यवाद। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना, आपसे भी आखिर में हम जानना चाहेंगे और किस तरह की कोई प्रमुख ऐसी मुख्य सावधानी जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखो सरसों बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है, हमारी तिलहन की फसल है और रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है जी। तो सरसों का जो रकबा बढ़ाना है, सरसों की पैदावार बढ़ानी है, क्योंकि हमें हमारे देश के लिए जो तेल की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है। तो हमें से सरसों को अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी ले और अच्छे से मतलब आपका जो फील्ड प्रिपरेशन करें और ये देखें कि आपका जो खेत है उसमें सारे जो तत्व मौजूद है या नहीं है। तो मृदा टेस्ट कराने से पता लगेगा कि आपकी सॉइल में, आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, कौन से नहीं है। तो उससे किसान भाई को हेल्प मिलेगी कि हमें क्या इसमें ऐड करना है, क्या नहीं करना है। और समय पे बुआई करे, ये इंपॉर्टेंट है, और समय पे ही कटाई करे, यानी समय का ख्याल रखना होगा और हमें भी थोड़ा सा समय का ख्याल यहाँ रखना होगा। आज की महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल आपने भी दी, इसके लिए भी आपका डॉक्टर मीना बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो जाना आपने सरसों की फसल में कैसे आप उसको रोग या कीटों से बचा सकते हैं और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण आप कैसे ले सकते हैं। चलिए, हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही अपने सवाल जो है आप तैयार कर सकें। कल बात करेंगे हम रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की और आपको जानकारी देंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में भी, एफपीओ यानी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आपको याद है, नहीं याद है तो एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिए, ये है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम हैं उनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फिर चाहे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी आप अपने सवाल लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही डीडी किसान टोल फ्री नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो इसे भी आप एक बार नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ हेलो किसान के माध्यम से आप ये सारी जानकारी अब कभी भी कहीं भी ले सकेंगे।
तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है।